हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंक्रीजिंग फलन क्या होते हैं और डिक्रीजिंग फलन क्या होते हैं। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई दिया हुआ फलन है तो हम उसके लिए इंटरवल कैसे निकालेंगे कि इस इंटरवल में ये फलन इंक्रीजिंग है और जो दूसरा इंटरवल है उसमें क्या है, डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले इसके मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को समझने के लिए कुछ ग्राफ देखते हैं और ग्राफ की सहायता से ही हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को समझेंगे। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ ग्राफ देखते हैं। जिससे मान लीजिए मेरे पास ये एक ग्राफ है, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे मेरे पास एक ग्राफ है। हमें ये देखना है कि ये ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एक और ग्राफ देखते हैं, दो ग्राफ को हम लोग एक साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दो तरह के ग्राफ है, ये एक वक्र है और ये दूसरा वक्र है। ये मान लेते हैं ये x और ये y, ये x और ये y। अब इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में देखिए अगर यहाँ पर हम ये x1 मानते हैं, यहाँ पर x1, और यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर मानते हैं ये x2, तो x1 के लिए यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है, fx1 है, और x2 के लिए यहां पर जो वैल्यू है ये है fx2। सही है, मतलब कि यहां से यहां तक ये x1 है और यहां से यहां तक क्या है, ये x2 है। ये x1 और ये x2 और ये fx1 और ये fx2, मतलब यहां से यहां तक ये fx2 है और ये fx1 है। तो इस ग्राफ में हम लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे fx का मान भी क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। मतलब कि देखिए x1 पर fx1 है और x2 पर fx2 है, तो fx1 से ये fx2 क्या है, बड़ा है। यानी कहने का अर्थ है, देखिए यहाँ पे ये x2 x1 से बड़ा है, तो fx2 भी क्या है, fx1 से बड़ा है। इस ग्राफ में देखिए यहां पर मान लीजिए कि हम एक पॉइंट मान लेते हैं ये x1 और यहां पर ये पॉइंट मान लेते हैं x2, तो x1 के लिए ये fx1 और ये fx2। तो इस ग्राफ में भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि x1 के लिए ये मान fx1 है और x2 के लिए ये मान क्या है, fx2 है। तो x1 पर fx1, और जैसे ही x का मान बढ़ा x2 हुआ तो ये फंक्शन क्या हो गया, fx2। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है वैसे ही fx का मान बढ़ रहा है। यानी कि इसमें भी है x2 ग्रेटर x1, तो fx2 ग्रेटर fx1। लेकिन दोनों ग्राफ में एक चीज नोटिस किया जाए तो देखने को ये मिल रहा है, ये वाला जो ग्राफ है ये लगातार ऐसे बढ़ते जा रहा है, मतलब कि प्रत्येक x के लिए ये लगातार ऐसे बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस ग्राफ में अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला पार्ट देखिए, यहां से ये वाला जो पार्ट है यहां से ये इतना, ये इस पार्ट के लिए अगर देखा जाए ध्यान से देखिए, तो अगर हम यहां पर देखें कि यहां पर मान लीजिए कि मेरे पास ये x3 है और ये x4 है, तो x3 और x4 के लिए जो fx का मान होगा, यहां पे मान लीजिए कि fx3 लिख ले और यहां पर हम fx4 लिख ले, तो ध्यान से अगर देखा जाए तो x3 के लिए ये fx3 है, x4 के लिए ये fx4 है और दोनों का मान बराबर है। मतलब कहने का अर्थ है कि fx3 और fx4 क्या है, बराबर है। तो ये जो वक्र है ये वक्र बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने के क्रम में ये रुक भी रहा है। मतलब यहां से इसके बीच x3 से x4 के बीच ये ग्राफ कांस्टेंट रह रहा है, मतलब रुका हुआ है। x का मान बढ़ रहा है लेकिन fx का मान क्या है, नहीं बढ़ रहा है। फिर उसके बाद x4 के बाद ये ग्राफ फिर लगातार बढ़ रहा है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो वक्र है
बढ़ तो रहा है लेकिन रुक रुक के बढ़ रहा है। तो इस वक्र को हम लोग बोलते हैं, मतलब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के लिए हम लोग फलन को बोलेंगे कि ये वर्धमान फलन है। ये क्या है? वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन मतलब इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, इसको यहां पे लिखते हैं, ये इंक्रीजिंग है। लेकिन ये जो फलन है, ये जो ग्राफ है, ये बीच में रुक नहीं रहा है, ये लगातार बढ़ते जा रहा है। ये बीच में देखिए कहीं इसमें ब्रेक नहीं है। यानी कहने करते कि जो ग्राफ एक अक्ष के समांतर, देखिए यहां पर ये एक्स है, एक अक्ष है, जो ग्राफ एक अक्ष के समांतर आ जाता है उसके लिए एफ एक्स का मान जो होता है, ये एफ एक्स का मान वो रुक जाता है। इसमें कहीं भी ग्राफ एक अक्ष के समांतर नहीं है, तो ये ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इसको बोलते हैं ये भी, ये इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान फलन है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि ये जो फलन था वो बीच में क्या था, रुका हुआ था ना। देखिए ये fx3 और fx4 दोनों क्या थे, बराबर थे। तो इसमें जो हम साइन लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल का भी साइन लगाएंगे, क्योंकि देखिए fx का मान लगातार बढ़ रहा है लेकिन बीच बीच में क्या हो रहा है, कुछ x के मान के लिए, x3 और x के मान के लिए fx का मान क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो इसमें इक्वल का साइन लगेगा। तो ये कंडीशन है सिर्फ वर्धमान के लिए और ये कंडीशन है निरंतर वर्धमान के लिए। तो हमको लगता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्धमान फलन क्या है और निरंतर वर्धमान फलन क्या है। अब देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अवकलज का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें अभी तक तो हमने कहीं भी अवकलज का मतलब इसमें कंसेप्ट आया ही नहीं है। तो हम लोग कैसे देखेंगे कि अवकलज का प्रयोग करके, मतलब डिफरेंशिएशन का प्रयोग करके किसी फलन का कैसे पता लगाएंगे कि ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखिए ये तो कंडीशन ये समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए, इसे हम मिटा रहे हैं। अब देखिए एक चीज समझिए, यहां पे मान लीजिए ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। मेरे पास ये कोई सरल रेखा है ये, तो इस सरल रेखा का जो ढाल प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा ना। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ढाल का अर्थ होता है कि जो रेखा है, सरल रेखा है, वो एक्स अक्ष के साथ यदि न्यून कोण बनाती है, मतलब कि थीटा का मान अगर 90 डिग्री से छोटा है, तो इस सरल रेखा का जो ढाल प्राप्त होता है, मतलब जो स्लोप प्राप्त होता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये बात क्लियर है? जो ग्राफ हमें क्या प्राप्त होता है, एक्स अक्ष के साथ अगर थीटा कोण बनाता है और वह थीटा न्यून कोण हो, तो उस ग्राफ का ढाल, मतलब इस सरल रेखा का ढाल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। अगर यही ग्राफ ऐसे मान लीजिए ये ऐसे कुछ हो, ये ऐसे हो, तो देखिए यहां पे एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है ना, ये एक्स अक्ष है, तो यहां पर जो थीटा है वो क्या है, 90 डिग्री से अधिक है। यहां पर जो एंगल बनेगा ये ग्राफ का एक्स अक्ष के साथ, वो क्या है, 90 डिग्री से अधिक है। तो जब थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक हो, तो उस समय स्लोप जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है? जब कोई रेखा एक अक्ष के साथ न्यून कोण बनाती है तो उस समय उसका ढाल पॉजिटिव होता है। जब एक अक्ष के साथ बना हुआ कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो उस समय उस सरल रेखा का ढाल क्या होता है, निगेटिव होता है। सही है? अब देखिए, अब ढाल का अर्थ क्या होता है, जैसे
मान लीजिए कि मेरे पास एक ये वक्र है, ये ऐसे कुछ वक्र है मेरे पास, ठीक है। तो अगर इस वक्र पे हम ये स्पर्श रेखा खींच दे, ये हमने एक स्पर्श रेखा खींच दिया इस वक्र पे, तो इस वक्र पे जो हमने ये स्पर्श रेखा खींचा है, इस स्पर्श रेखा का ढाल ही dy/dx कहलाता है। फिर से सुनिए, अगर मेरे पास कोई वक्र दिया हुआ है, अगर उस वक्र पे हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं और उस स्पर्श रेखा का जो ढाल प्राप्त होता है, वही ढाल क्या कहलाता है, dy/dx कहलाता है, या dy/dx कह ले या फिर f' कह ले, मतलब जो गिवन फलन है उसका एक बार डिफरेंशिएशन। ये बात क्लियर है? तो अब समझिए, ये वक्र था, हमने ये एक स्पर्श रेखा खींचा और इस स्पर्श रेखा का ढाल कितना है, dy/dx। अगर ये जो ढाल है ये एक अक्ष के साथ यहाँ पे थीटा कोण बना रहा है, तो यहाँ पे जो थीटा कोण बना रहा है वो क्या है, 90 डिग्री से छोटा है ना। तो अगर इसका ढाल 90 डिग्री से छोटा है, मतलब थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा है, तो देखिए थीटा का मान अगर 90 डिग्री से छोटा होगा तो ढाल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यानी कहने का अर्थ है कि dy/dx ही ढाल है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा होगा, या उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं f' क्या होगा, 0 होगा। ये बात क्लियर है? जब स्पर्श रेखा या कोई रेखा एक अक्ष के साथ न्यून कोण बनाए तो उस समय ढाल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये बात हमें क्लियर हो गई। अब देखिए, इसे हम मिटा रहे हैं, यहां पर देखिए, इसे हम देखिए, ये मान लीजिए कि मेरे पास एक वक्र है, अगर इस वक्र पे हम कहीं से एक स्पर्श रेखा खींचते, देखिए ये यहां से हमने एक स्पर्श रेखा खींचा, तो ये जो स्पर्श रेखा है वो एक अक्ष के साथ यहाँ पे थीटा कोण बना रही है, और ये थीटा क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। अगर ये थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो इसका मतलब इसका जो ढाल प्राप्त होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। अभी तो समझा है कि अगर थीटा डिग्री मतलब थीटा 90 से छोटा हो तो उसका ढाल पॉजिटिव होगा, और ढाल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, dy/dx बोलते हैं। इसका जो ढाल है वो क्या होगा, dy/dx वो होगा 0 से बड़ा। 0 से बड़ा कहने का मतलब पॉजिटिव। तो हमें एक चीज समझ में आ गया कि अगर मेरे पास ग्राफ नहीं दिया हुआ हो, कोई इक्वेशन दिया हुआ हो, जैसे मान लो कि मेरे पास ये इक्वेशन है x² + 2, ठीक है, तो इसका कोई ग्राफ प्राप्त होगा, तो हमें ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है, हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे dy/dx, और x² का हो जाएगा 2x, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। अगर dy/dx का मान 0 से बड़ा आता है, dy/dx का मान 0 से बड़ा आता है, तो हम बता सकते हैं कि ये जो फलन है, ये y = x² + 2 है, वो कैसा फलन है, इंक्रीजिंग फलन है। अगर इसके लिए इंटरवल दिया हो, मान लो कि इंटरवल दिया है 1 से 2 में चेक करना है, तो 1 से 2 या 1 से 5 में चेक करना है, तो 1 और 5 के बीच इसमें कोई भी संख्या रखेंगे, मतलब 1 और 5 जो इंटरवल है उसके बीच की कोई भी संख्या अगर इसमें रखेंगे, इसमें, और इसका मान धनात्मक आए, तो हम कह सकते हैं ये फलन क्या है, इंक्रीजिंग है। ये बात क्लियर है? तो हम बिना ग्राफ देखे फलन का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर उसका मान दिए हुए अंतराल में धनात्मक आए तो वो फलन क्या है, इंक्रीजिंग है। ये बात समझ में, ये ग्राफ से समझ में आया। अब अगला देखते हैं, तो इसके लिए हम लोग कंडीशन लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, dy/dx > 0, ये हो गया इंक्रीजिंग के लिए। अब इधर देखते हैं, यहां पे इस ग्राफ में देखिए, इसके लिए भी कंडीशन है कि अगर मान लीजिए कि यहां पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है यहां पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो ये भी एक अक्ष के साथ क्या बना रहा है, थीटा कोण, और ये थीटा जो है क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि 90 डिग्री से अगर छोटा है तो इसका भी ढाल क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो ये भी क्या फलन है, ये भी फलन
क्या है, वर्धमान है, ये इंक्रीजिंग है। लेकिन इस कंडीशन में देखिए यहां पर ये वाला, ये जो पार्ट है यहां से यहां तक, ये पार्ट एक अक्ष के समानांतर है। यहां पर देखिए, तो जो रेखा एक अक्ष के समानांतर होती है, यहां पर देखिए ये जो ग्राफ बनाए थे ऐसे, कोई रेखा अगर एक अक्ष के समानांतर होती है तो इसका ढाल शून्य होता है। अगर कोई भी रेखा हमें ऐसी प्राप्त हो रही है जो एक अक्ष के समानांतर है तो उसका ढाल क्या होगा, शून्य होगा। तो यहां से यहां तक, तो यहां से मतलब यहां से यहां तक इसका ढाल पॉजिटिव था, लेकिन यहां से यहां तक ढाल क्या है, ये dy बाई डी एक्स जीरो है। फिर यहां से यहां तक फिर से ढाल प्राप्त करेंगे इसका, अगर इसका हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसे देखिए, तो ये जो थीटा बनेगा फिर से पॉजिटिव आएगा। यानी कहने का अर्थ है कि dy बाई डी एक्स ग्रेटर जीरो है। इस अंतराल को छोड़ के यहां से यहां तक भी इंक्रीजिंग है और यहां से यहां तक भी इंक्रीजिंग है, लेकिन इस अंतराल में ये शून्य भी हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग कंडीशन जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, देखिए इसके लिए लिखते हैं हम लोग क्या चीज, dy बाई डी एक्स जीरो से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन बीच बीच में ये क्या हो रहा है, जीरो के बराबर भी हो जा रहा है ना। मतलब यहां से यहां तक जो ग्राफ है ये dy बाई डी एक्स क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, मतलब ढाल जीरो हो जा रहा है। तो ढाल का तो अर्थ होता है dy बाई डी एक्स। तो जब वर्धमान, केवल वर्धमान फलन हो तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो, और ये क्या है dy बाई डी एक्स, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये क्या है, स्ट्रिक्टली मतलब निरंतर वर्धमान, ये है निरंतर वर्धमान, और ये है केवल वर्धमान। सही है। तो हमें वर्धमान फलन समझ में आ गया, और वर्धमान में भी दो चीज, एक स्ट्रिक्टली और एक केवल इंक्रीजिंग, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक केवल इंक्रीजिंग। अब हम लोग समझेंगे डिक्रीजिंग फलन को, ठीक है, देखते हैं इसको। देखिए अब मेरे पास कुछ ऐसा ग्राफ प्राप्त है, और एक ग्राफ ये ऐसे। तो देखिए इसमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर मान लीजिए कि हम यहां पे ये x1 बना ले और यहां पर ये x2 बना ले, तो यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा fx1 और ये हो जाएगा fx2। तो इस ग्राफ में हमें एक चीज देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है, देखिए ये x का मान इधर बढ़ते जा रहा है और fx का मान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यहाँ पे fx1 इतना था और यहाँ पे fx2 कम हो गया। तो ऐसे फलन को हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग फलन। ये है डिक्रीजिंग, ठीक है, और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब लगातार कम हो रहा है। इसमें देखिए यहां से ऐसे कम हो रहा था, लेकिन ये फिर क्या हो गया, यहाँ पे रुका हुआ है ना, फिर ये कम हो रहा है। तो ये कम हो रहा है लेकिन लगातार कम नहीं हो रहा है, ये लगातार कम हो रहा है, मतलब इसको बोलते हैं निरंतर ह्रासमान। देखिए तो निरंतर ह्रासमान के लिए कंडीशन क्या होगा, x2 जो है x1 से क्या है, x2 का मान x1 से बड़ा है, लेकिन fx2 लेस देन fx1। तो ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कंडीशन। बात क्लियर है। अब देखिए इसमें यहां पर मान लेते हैं ये x1 है और यहां पर मान लेते हैं ये क्या है, x2 है। इसके लिए मान लो ये fx1 और ये मान लो fx2। तो इस कंडीशन में देखिए जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे fx का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। यहां पर fx1 इतना था और यहां पर fx2 ये इतना है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, इन दोनों ग्राफों की तुलना किया जाए तो इसमें ये वाला पार्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस पार्ट में क्या हो रहा है देखिए, तो
यहां से जैसे मान लीजिए कि इसको हम x3 मान लें और इसको x4 मान लें, तो x3 और x4 के लिए fx3 और fx4 ये दोनों वैल्यू क्या है, ये कंडीशन बराबर है, मतलब fx3 और fx4 दोनों बराबर है। तो ये ग्राफ घट तो रहा है लेकिन बीच बीच में रुक रुक के घट रहा है। रुक कहाँ रहा है, देखिए यहां से यहां तक घटा और x का मान बढ़ रहा है लेकिन इसका मान नहीं बढ़ रहा है, ये उतना ही है। fx3 और fx4 क्या है, बराबर है। फिर उसके बाद ये घटने लगा, तो ये निरंतर वर्धमान नहीं है, ये केवल सॉरी, ये निरंतर ह्रासमान नहीं है, ये केवल ह्रासमान है क्योंकि ये बीच बीच में रुक रुक कर बढ़ रहा है। तो इसके लिए कंडीशन ये होता है, देखिए इसको मिटा दें, अगर x2 ग्रेटर x1 है तो क्या कंडीशन होगा इसमें, fx2 लेस देन fx1 है ना। देखिए fx2 पहले बड़ा था, fx2 क्या है, छोटा है, और fx1 क्या है, ये बड़ा है, लेकिन बीच में ये रुक भी रहा है, तो इसमें हम इक्वालिटी का साइन लगाएंगे। तो ये कैसा फलन हो गया, ये ह्रासमान है, सिर्फ ह्रासमान, निरंतर नहीं है, ये हो गया डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अब देखिए, अब तो हम लोग ग्राफ देख के पता लगा सकते हैं कि ये वर्धमान है, ह्रासमान है, निरंतर वर्धमान है कि निरंतर ह्रासमान है। लेकिन फिर से वही बात आई कि आखिर हम लोग डिफरेंशिएशन का प्रयोग करके इसका ह्रासमान कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। यहां पे इसे नोट कर लीजिए इन दोनों पॉइंट्स को। अब देखिए यहां पे हम फिर से वही जो पिछले वाले टॉपिक में किया था, मतलब जब वर्धमान समझ रहे थे तो हमने क्या किया था कि जो वक्र है उस पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो यहां पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, देखिए ये वक्र है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं ये। तो यहां पर जब हमने स्पर्श रेखा खींचा तो यहां पर जो एंगल मिला थीटा, वो थीटा क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है। तो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने समझा था कि जब किसी रेखा का एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ बना हुआ कोण अधिक कोण हो, मतलब थीटा का मान यहाँ पे जो थीटा बन रहा है 90 डिग्री से अधिक हो, तो उसके लिए ढाल जो होता है वो होता है निगेटिव होता है। मतलब कि मेरे पास कोई वक्र है, उस पर हमने स्पर्श रेखा खींचा और वो स्पर्श रेखा एक्स अक्ष से जो कोण बनाया है वो कोण क्या है, 90 डिग्री से अधिक है। तो अगर 90 डिग्री से अधिक है तो उसका ढाल क्या होगा, निगेटिव होगा। अब ढाल निगेटिव होगा तो ढाल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो ढाल प्राप्त है ये ढाल ही तो क्या कहलाता है, dy बाई dx कहलाता है। और dy बाई dx इस बार क्या होगा, 0 से छोटा होगा। यानी कि जब dy बाई dx का मान 0 से छोटा हो, 0 से छोटा मतलब ये ढाल का मान 0 से छोटा यानी कि निगेटिव हो, तो हम कहते हैं ये निरंतर ह्रासमान है, यानी कि स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग है। ये बात क्लियर है। कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो उस स्पर्श रेखा का जो स्लोप प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, निगेटिव में प्राप्त होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, ये जो वक्र है, ये जिस भी फलन का वक्र है वो फलन क्या है, निरंतर ह्रासमान है। इस फलन में देखिए अगर हम इसके किसी भी पॉइंट पे यहां पर एक स्पर्श रेखा खींच ले, देखिए ये एक स्पर्श रेखा खींच ले यहां पर, तो यहां पर भी थीटा हमें 90 डिग्री से क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। यहां पर स्पर्श रेखा खींच ले, देखिए ये, तो यहां पर भी जो ऐसे एंगल बनेगा ये थीटा क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा। और एक चीज यहां पर देखिए, अगर ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट की हम बात करें यहां से यहां तक, तो ये वाला पार्ट एक अक्ष के समानांतर है। ये वाला पार्ट जो है यहां से यहां तक एक अक्ष के समानांतर है, तो इसके लिए ढाल क्या होगा, dy बाई dx 0 होगा। अभी पीछे वाले टॉपिक में बताया था कि कोई भी वक्र या कोई भी रेखा जब एक अक्ष के समांतर हो जाती है तो उसका ढाल क्या होता है,
शून्य होता है। और यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक घट रहा है, निगेटिव आ रहा है ना, मतलब देखिए ये ढाल निगेटिव आ रहा है मतलब घट रहा है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक भी ग्राफ निगेटिव आ रहा है मतलब घट रहा है। तो कहने का अर्थ है कि ये ग्राफ कहीं घट रहा है तो कहीं रुक जा रहा है, फिर घट रहा है कहीं रुक जा रहा है, लेकिन लगातार घट ही रहा है, बीच बीच में रुक रुक के बढ़ नहीं रहा है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ह्रासमान फलन। और उसके लिए जो कंडीशन हो जाएगा वो ऐसे होगा, dy बाई डी एक्स लेस देन इक्वल जीरो। हमने इक्वल का साइन क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर dy बाई डी एक्स जीरो भी हो रहा है और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक घट भी रहा है। तो ये कंडीशन कब होता है, ह्रासमान के लिए। अच्छा, dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो, तो इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल जीरो, बात वही है। इसमें भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, मतलब एफ डैश एक्स का मान अगर निगेटिव आए तो निरंतर ह्रासमान, अगर एफ डैश एक्स का मान लेस देन इक्वल जीरो आए तो क्या होगा, ह्रासमान। ठीक है, तो ये तो हो गया ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान। अब एक और कंडीशन आता है, पांचवा कंडीशन, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए इसमें जो लास्ट कंसेप्ट है वो क्या है, उसको भी हम लोग ग्राफ की मदद से ही समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यह एक साइन एक्स का ग्राफ में है, ऐसे देखिए ये हमें एक साइन एक्स का ऐसे ग्राफ प्राप्त है, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। तो अब ध्यान से देखिए, यहां पर इंटरवल होता है, यहां पर होता है ये पाई बाई 2 होता है, यहां पर ये 0 होता है और यहां पर पाई होता है। अब यहां देखा जाए तो ये वाला पार्ट देखिए, 0 से जो पाई बाई 2 है, इस इंटरवल में अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचे, देखिए अगर यहां पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो देखिए हमें एक ऐसा स्पर्श रेखा मिलेगा, ये हमें एक स्पर्श रेखा प्राप्त हुआ। तो ये स्पर्श रेखा क्या है, देखिए यहां पर एक अक्ष के साथ ये थीटा कोण बना रहा है, तो ये थीटा कोण क्या है, 90 से क्या है, छोटा है। यहां देखिए यहां पे हमने एक स्पर्श रेखा खींचा, तो इस स्पर्श रेखा का जो एंगल है एक अक्ष के साथ वो क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। तो अगर 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब ढाल क्या होगा, यहाँ पे यहां पर जो ढाल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि जब थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा होता है तो उसका ढाल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर ढाल पॉजिटिव है तो ढाल पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो। तो अगर dy बाई डी एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो आया तो ये किसके लिए कंडीशन है, वर्धमान के लिए कंडीशन है ना। यानी कहने का अर्थ है कि 0 से पाई बाई 2 ये जो फलन है ये क्या है, वर्धमान है। ठीक है, अब अगला कंडीशन देखते हैं। यहां से अगर हम यहां से ये पाई बाई 2 से पाई के बीच कोई ग्राफ खींचे, इस पर एक स्पर्श रेखा, यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर हमने एक स्पर्श रेखा खींचा, तो ये एक अक्ष के साथ जो थीटा कोण बना रहे हैं वो 90 डिग्री से क्या है, अधिक है। अगर जो ये एंगल थीटा मतलब जो कोण बन रहा है 90 डिग्री से अधिक है, तो इसका जो ढाल होगा, मतलब कि यहां से यहां तक ये जो ढाल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक, सॉरी ये जो ढाल है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि थीटा का मान अगर 90 डिग्री से अधिक है तो dy बाई डी एक्स जो होता है वो ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहां से यहां तक ये निगेटिव होगा, ढाल क्या होता है, निगेटिव होगा। तो यहां से यहां तक ये ढाल निगेटिव आया, मतलब ये क्या है, ह्रासमान है। ठीक है, अगर 0 से पाई बाई 2 तक ये वर्तमान है और पाई बाई 2 से ये क्या है, ह्रासमान है। अगर ये पूछा जाए कि 0 से पाई तक साइन एक्स क्या है, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए साइन एक्स 0 से पाई बाई 2, 0 से क्या चीज, पाई बाई, यहां पे ओपन ही लिखते हैं, 0 से पाई बाई 2 तक वर्धमान है। फिर साइन एक्स पाई बाई 2 से, देखिए यहां से पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई तक ह्रासमान है।
लेकिन साइन एक्स के बारे में अगर ये पूछा जाए कि 0 से पाई तक, 0 से पाई तक क्या है, मतलब 0 से पाई तक क्या है, तो इसमें हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि ये आधा इंटरवल, मतलब 0 से पाई बाई 2 में वर्धमान है और आधा इंटरवल पाई बाई 2 से पाई में ह्रासमान है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 0 से पाई में आधा वर्धमान और आधा ह्रासमान, ऐसे नहीं बोला जाता है, बस उसको हम लोग डायरेक्ट सिर्फ ये कंसेप्ट कहेंगे, मतलब ये बात कहेंगे कि साइन एक्स 0 से पाई में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। ये बात क्लियर है। अगर कोई फलन किसी इंटरवल में, किसी थोड़े से इंटरवल में बढ़ भी रहा है और अगले इंटरवल में घट भी रहा है, तो ये पूछा जाए कि पूरे इंटरवल में क्या हो रहा है, तो हम उसका आंसर ये देंगे कि ये फलन दिए गए पूरे अंतराल में न तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। मतलब ये कंडीशन कि 0 से पाई तक न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है, मतलब ना तो डिक्रीजिंग है और ना ही इंक्रीजिंग है। तो ये था हम लोगों का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसे नोट कीजिए। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि R में fx 3x + 1 निरंतर वर्धमान फलन है। एक्सरसाइज 6.2, ठीक है, पहला क्वेश्चन है सिद्ध करना है कि R पर fx 3x + 7 निरंतर वर्धमान है। तो देखिए निरंतर वर्धमान है, तो वर्धमान कब होता है, निरंतर वर्धमान। देखिए पहले ये नोट्स लिख लेते हैं, निरंतर निरंतर वर्धमान कब होता है, जब f' ग्रेटर 0 हो, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन केवल वर्धमान कब होता है, जब f' ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है, ये दिए गए इंटरवल में होना चाहिए, जो इंटरवल दिया होता है उस इंटरवल में, जिससे मान लें कि x बिलोंग्स टू ए बी, फिर इसमें भी x बिलोंग्स टू ए बी, ये तो इंटरवल खैर दिया होगा। थर्ड कंडीशन ह्रासमान कब होता है, f' ये निरंतर ह्रासमान, इसको ऐसे लिख लेते हैं। तीसरा ये निरंतर ह्रासमान जब होगा f' लेस देन 0, और फोर्थ ह्रासमान f' लेस देन इक्वल 0, ये कंडीशन है। इसको फिर से समझिए, देखिए निरंतर वर्धमान होगा तो f' का मान 0 से बड़ा होगा, वर्धमान होगा तो f' ग्रेटर इक्वल 0 होगा, मतलब 0 के बराबर भी होगा और बड़ा भी होगा। निरंतर ह्रासमान होगा तो f' का मान 0 से छोटा आएगा, मतलब निगेटिव आएगा, और केवल ह्रासमान आएगा तो 0 भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो ये कंडीशन है, इसे याद रखना है। देखिए यहाँ पे f(x) हमें ये दिखाना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दिखाना है कि ये पूरे रियल नंबर में वर्धमान है। तो वर्धमान निरंतर वर्धमान है, तो वर्धमान कब होता है, जब f' ग्रेटर इक्वल क्या हो, 0 हो। तो इसको सॉल्व करने का पहला स्टेप ये है कि इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, पहले dWRTx, तो ये हो जाएगा d/dx fx d/dx 3x + 7। तो d/dx को लिखेंगे f' बराबर, देखिए x का 1 हो जाएगा ना, बचेगा कितना, 3। अब देखिए f' का मान 3 आया, और ये 3 क्या है, पॉजिटिव संख्या है ना, धनात्मक संख्या है, तो लिखेंगे f' ग्रेटर इक्वल 0, अतः निरंतर वर्धमान है। बस यही तो दिखाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, fx बराबर
सेकंड में ये भी कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि रियल नंबर r में f(x) बराबर e के पावर 2x निरंतर वर्तमान फलन है। मतलब इसे दिखाना है कि ये निरंतर क्या है, वर्तमान फलन है। तो देखिए, अगर ये निरंतर वर्तमान है तो वर्तमान होने के लिए क्या होना चाहिए, f(x) क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो पहले इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, dwrt(x), तो d बाई डी एक्स f(x), d बाई डी एक्स ई के पावर 2x, तो ये हो जाएगा f(x) का होगा ये f(x), तो e के पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन, e के पावर 2x का e के पावर 2x ही होगा, फिर 2x का क्या होगा 2। अब देखिए यहां पर जो हमें वैल्यू प्राप्त हुआ है f(x) का 2 इंटू e के पावर 2x, सही है। अब देखिए अगर इस x के जगह पे हम कुछ भी रख दें, कोई भी रियल नंबर रख ले, माइनस में रखे या प्लस में रखे, कुछ भी रखेंगे तो ये जो हमें वैल्यू प्राप्त होगा, इसका जो मान प्राप्त होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव संख्या प्राप्त होगी। मतलब कोई भी संख्या सोच के देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि हम 2 ही रख दे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और e का मान होता है 2 पॉइंट कुछ समथिंग होता है। तो अगर 2 के पावर 4 आएगा तो आंसर क्या आएगा, कुछ संख्या आएगी, वो भी धनात्मक आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, f(x) 0 से बड़ा होगा, तो जब 0 से बड़ा हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, वर्तमान फलन है। कोई भी संख्या माइनस में भी रखेंगे तो 2 के पावर, अगर मान लीजिए यहाँ पर सोच के देखिए, यहाँ पे 2e के पावर 2 इंटू -2 रख रहे हैं, तो 2e के पावर -4, तो पावर में -4 है तो इसका मतलब हो जाएगा 2e के पावर 4, तो भी ये क्या है, एक धनात्मक संख्या ही है ना। तो यानी कहने करते कि x के जगह पे हम कुछ भी रख ले, इसका मान हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जब पॉजिटिव आएगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, वर्तमान फलन है। यानी कि f(x) ग्रेटर इक्वल 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब x के सभी मान के लिए ये f(x) क्या होगा, 0 होगा, जहां पे x क्या है, ये रियल नंबर है। तो क्या होगा, निरंतर वर्धमान है। हो गए, बस इस तरह सिद्ध करना है। तो इसे नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, f(x) बराबर sin x है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन, इसके लिए इंटरवल दिया है। पहला है क्वेश्चन 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है। सेकंड क्वेश्चन है बी नंबर, ये ए है, बी है π/2 से पाई में निरंतर ह्रासमान है। और सी नंबर है 0 से पाई में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए क्या दिया है, f(x) बराबर sin x है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान, ये सिद्ध करना है। दूसरा है π/2 से पाई में निरंतर ह्रासमान है, और तीसरा है 0 से पाई में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो वर्धमान और ह्रासमान चेक करने के लिए सबसे पहले जो मेथड है वो क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखते हैं, चूंकि f(x) बराबर कितना है, ये sin x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो d बाई डी एक्स f(x) और d बाई डी एक्स sin x, तो ये f(x) हमें कितना मिलेगा, cos x, तो ये हमें f(x) मिला। अब देखिए यहां पे f(x) बराबर cos x मिला। पहला क्वेश्चन क्या है, 0 से π/2, 0 से π/2। अब ध्यान से सुनिए,
एफ डैश एक्स बराबर हमें कॉस एक्स मिला है। अगर हम 0 से π/2 के बीच की कोई भी संख्या x के जगह पे रखेंगे तो उसका मान क्या आएगा? उसका मान धनात्मक ही आता है ना। देखिए 0 से π/2 में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है? धनात्मक होता है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? ये 0 से π/2 और ये है पाई। तो 0 से π/2 में ऑल पॉजिटिव होता है, सब क्या होते हैं? ये पॉजिटिव होते हैं। तो cos x क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा ना। 0 से π/2 में cos x का मान क्या आएगा? धनात्मक आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल 0, x बिलोंग्स टू 0 to π/2। मतलब कि x का मान अगर 0 से π/2 रखेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? 0 से बड़ा मतलब धनात्मक आएगा। तो क्या होगा? ये निरंतर वर्धमान है, ये सिद्ध हो गया। निरंतर वर्धमान है 0 से π/2 में। सेकंड है π/2 से पाई में। तो देखिए π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट है? π/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो देखिए साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो मेरे पास क्या है? एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब π/2 से पाई के बीच कोई भी संख्या अगर हम लेंगे तो ये cos x का मान क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि एफ डैश एक्स लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब क्या चीज? निगेटिव। x बिलोंग्स टू π/2 से पाई, यानी कि π/2 से पाई के बीच की कोई भी संख्या रखेंगे तो एफ डैश एक्स का मान, ये जो मान आएगा वो क्या आएगा? निगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये क्या हुआ? ह्रासमान हुआ ना। एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा हुआ तो क्या होगा? निरंतर ह्रासमान है। अब देखिए ये निरंतर ह्रासमान हो गया। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड 0 से पाई है। तो देखिए एक कंडीशन हम पढ़ाए थे, जब टॉपिक पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे, पांचवा कंडीशन, कि जब आधे इंटरवल में क्या हो? वर्धमान हो और अगले आधे इंटरवल में ह्रासमान हो, तो पूरे इंटरवल के लिए क्या कहते हैं? कि ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। बात क्लियर है? तो इसको क्या लिखेंगे? 0 से पाई में एफ एक्स ना तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। ऐसा क्यों हमने लिखा? क्योंकि 0 से π/2 में आधे इंटरवल में वर्धमान था और π/2 से पाई में ह्रासमान था। तो 0 से पाई में क्या होगा? तो 0 से पाई में ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। इसे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन करे कि ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स 2x² माइनस 3x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। निरंतर वर्धमान और बी निरंतर ह्रासमान। यानी कि हमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इंटरवल ज्ञात करना है कि ये जो फलन है निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। मतलब किस इंटरवल में वर्धमान है और किस इंटरवल में ह्रासमान है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिए एफ एक्स बराबर है 2x² माइनस 3x, तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स और डी बाई डी एक्स 2x² माइनस 3x। तो ये हो गया एफ डैश एक्स
और ये मिलेगा 2 दूना 4x माइनस 3। अब देखिए एफ डैश एक्स बराबर 4x माइनस 3 मिला। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसको हम जीरो कर लेते हैं। देखिए एफ डैश एक्स बराबर जीरो कीजिए तो उसके लिए क्या मिलेंगे हमें, ध्यान से देखिए 4x माइनस 3 बराबर जीरो, तो 4x बराबर 3 और x बराबर 3/4। हमें एक पॉइंट मिला x बराबर 3/4, मतलब कि 3/4 पे ये जीरो हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहां पे एक हम ऐसे, यहां पर ये अनंत हो गया और ये प्लस माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी, और यहां पर ये 3/4 है। अब ध्यान से देखिए हमें ज्ञात करना है कि निरंतर वर्धमान किस इंटरवल में है। तो यहां पे देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, हमें x का मान प्राप्त हुआ 3/4, तो हमने ये एक्सिस पे इसको मतलब लाइन पे दर्शा लिया। अब हम क्या करते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस 3/4 के मतलब इस बीच की कोई भी संख्या को अगर हम एफ डैश एक्स में रखें, ये एफ डैश एक्स में रखें, अगर वो मान पॉजिटिव आए तो क्या बोलेंगे, वर्धमान है। अगर वो निगेटिव आए तो क्या है, ह्रासमान है। सोच के देखिए माइनस अनंत से 3/4 के बीच की कोई भी संख्या, मान लेते हैं इसके बीच में -1 है, होगा ही, माइनस अनंत और 3/4 के बीच में -1 होगा, -2 होगा, कुछ भी होगा, सारे संख्या माइनस में होंगे। तो यहां पर एफ डैश एक्स कितना आया है, देखिए चेक कर लेते हैं 4x माइनस 3, तो 4x की जगह पे -1 रख लेते हैं तो -3, तो -4 माइनस 3 कितना आया, -7। मतलब इसके और इसके बीच की हमने एक संख्या रखा तो एफ डैश एक्स का मान किस में आया, माइनस में ना, निगेटिव आया। तो यानी कहने का अर्थ है कि इसमें एफ डैश एक्स निगेटिव है, यहां पर एफ डैश एक्स क्या है, निगेटिव है, लेस देन 0 है। फिर 3/4 से इन्फिनिटी के बीच की कोई भी संख्या रखते हैं, तो 3/4 के बाद मान लें कि 2 आएगा, 4, 10, 20 कुछ भी आएगा। तो मान लेते हैं अगर x के जगह पे हम 5 रखते हैं, सोच के देखिए x के जगह पे हम 5 रखते हैं, तो यहाँ x के जगह पे अगर हम 5 रख दे, एफ डैश एक्स यही ना है, इसमें 5 रखिए तो कितना आएगा, 20 माइनस 3 कितना आया, 17। ये 17 क्या है, पॉजिटिव है ना। तो कहने का अर्थ है कि 3/4 और इन्फिनिटी के बीच कोई भी संख्या एफ डैश एक्स में रख रहे हैं तो उसका मान क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल 0, मतलब क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब ध्यान से देखिए हमने क्या क्या प्रोसेस किया, फिर से देखिए जो गिवन फंक्शन था उसको एक बार डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद जीरो करके एफ डैश एक्स को जीरो करके एक्स का मान निकाल लीजिए और उसको लाइन पे ऐसे दर्शा दीजिए। उसके बाद हमें चेक करना है कि ये किस इंटरवल में एफ डैश एक्स निगेटिव आ रहा है और किस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है। तो देखिए यहां पे चूंकि एफ डैश एक्स निगेटिव है, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, देखिए माइनस इन्फिनिटी से 3/4, तो इसमें ये क्या है, इसमें ये निरंतर ह्रासमान है, ये वाला निरंतर ह्रासमान है। तो ये हो गया अपना बी क्वेश्चन। बी क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि निरंतर ह्रासमान है, तो ह्रासमान कहां से कहां तक है, माइनस अनंत से 3/4 तक। इसमें देखिए एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल 0, तो ग्रेटर इक्वल 0 का मतलब वर्धमान है, कहां से कहां तक, x बिलोंग्स टू 3/4 से अनंत तक। तो इसमें क्या होगा, ये निरंतर वर्धमान है। तो ये हो गया इंटरवल, 3/4 से अनंत तक वर्धमान है और माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक क्या है, ये ह्रासमान है। ठीक है, इसे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां,
अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स, इसमें भी इंटरवल ज्ञात करना हमें, 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। मतलब इसमें भी वही इंटरवल ज्ञात करना है, निरंतर वर्धमान और सेकंड है निरंतर ह्रासमान। ठीक है, हमें निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान ज्ञात करने हैं, इंटरवल ज्ञात करने हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहला मेथड होता है कि इसको डिफरेंशिएशन करेंगे पहले स्टेप में। तो एफ एक्स 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 इसको जीरो करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स डी बाई डी एक्स 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 हो गया। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा, देखिए 3 सामने आएगा तो 3 दूना 6x² माइनस ये सामने आएगा तो 3 दूना 6x, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो बचेगा माइनस 36 और 7 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स को 0 करके इंटरवल निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स को 0 किया, ठीक है, तो 6 कॉमन कर लेते हैं इसमें से, तो x² माइनस x माइनस 6 0, इसका गुणनखंड करते हैं तो 6 इंटू x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0, ये गुणनखंड हो जाएगा। तो ये हो गया 6 इंटू x, अगर हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। तो यहां पर हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ 6 इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 2, x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। तो एक बराबर क्या होगा, एक बार होगा x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, फिर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा माइनस 2। अब देखिए हमें दो वैल्यू प्राप्त हुए, एक 3 और एक माइनस 2। अब इसको हम लोग लाइन पे दर्शाएंगे, ठीक है, ये बना लेते हैं। यहां पर हो गया माइनस 3 और यहां पे हो गया, और यहां पर माइनस 2 और यहां पे हो गया 3, ये अनंत और ये प्लस अनंत। अब क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि माइनस अनंत से माइनस 2 के बीच की कोई भी संख्या, मतलब ये इंटरवल बन गया ना 3, 1 2 और 3 इंटरवल बन गया, तो इसके बीच की कोई भी संख्या हम लोग एफ डैश एक्स में लिखते हैं। देखिए यहां पर ये एफ डैश एक्स है ना, यहां पर ये एफ डैश एक्स है, ये तो माइनस अनंत से माइनस 2 के बीच की कोई भी संख्या, तो मान लेते हैं कि माइनस 3 यहाँ पे होगा, इसके इधर माइनस 3 होगा ना, तो माइनस 3 इसमें रख के देखते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 रखेंगे तो 3 का 9 रख के देखिए, ये 6 को बाहर रखिए, देखिए ये क्या आएगा, x² माइनस एक्स, यहाँ पे आया था ना x² माइनस एक्स माइनस 6, x के जगह पे ये है एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स, एक्स के जगह पे माइनस 3 रखते हैं तो 6 तो बाहर है, तो ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6। देखिए ये माइनस माइनस प्लस 6 9 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 6, तो कितना आया 6 9 3 12 में 6 घटा 6 36 आया। ये क्या आया, पॉजिटिव आया, मतलब कि माइनस अनंत और माइनस 2 के बीच की कोई भी संख्या हमने रखा तो आंसर अपना क्या आया, पॉजिटिव आया। मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 है इसमें, यानी कि इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद माइनस 2 और 3 के बीच की कोई संख्या रखते हैं, तो माइनस 2 और 3 के बीच 0 आएगा, 0 भी आएगा ना, बहुत सारी संख्या आएगी लेकिन 0 भी आएगा, तो 0 रखते हैं। देखिए x के जगह पर अगर हम 0 रखेंगे तो ये पार्ट 0,
x के जगह पे 0, ये भी 0, तो -6 और -6 कितना आएगा, -36 आएगा। तो ये हो जाएगा f डैश x -0, यानी कि ये हो गया निगेटिव। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो पार्ट निगेटिव हो गया। 3 और इन्फिनिटी के बीच की कोई संख्या रखते हैं यहाँ पे, इसके बाद कोई संख्या रखते हैं तो 4 रखते हैं, मान लीजिए प्लस में 4 रखते हैं। तो देखिए सॉल्व करके x के जगह पे यहाँ पे 4 रखिए, 4 4, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 16 -4 -6, तो कितना आएगा 6, 16 4 20, 20 में से 6 4 10 घट गया, कितना आया 6 आएगा ना। तो ये कितना आया प्लस में 36 आया। ठीक है, तो अगर ये प्लस में 36 आया तो यानी कहने करते हैं कि इस इंटरवल में f डैश x फिर से क्या है ग्रेटर 0, यानी कि यहां पर भी क्या है ये पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है और इसमें भी पॉजिटिव है। तो इस इंटरवल में दोनों में क्या है ये पॉजिटिव है, तो इस दोनों इंटरवल में क्या होगा वर्धमान होगा, और इस इंटरवल में क्या होगा ह्रासमान होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, निरंतर वर्धमान। तो निरंतर वर्धमान मतलब f डैश एक्स ग्रेटर 0 कहां पर है, तो ये देखिए माइनस अनंत से -2 यूनियन लिखेंगे, मतलब इसमें भी है तो इसमें भी क्या लिखेंगे यूनियन, 3 से इन्फिनिटी, इसमें क्या है ये वर्धमान फलन होगा इसमें। दूसरा है निरंतर ह्रासमान, तो निरंतर ह्रासमान के लिए होगा f डैश एक्स लेस देन 0, तो f डैश एक्स का मान 0 से छोटा है यहाँ पर -2 से 3, तो इस इंटरवल में ह्रासमान है और इस इंटरवल में क्या है वर्धमान है। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, अगले लेक्चर में हम लोग इसके कुछ आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।